record the class. Okay, so let us start our class. Start करते हैं. Okay, so our today's first question is, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, how does rate of evaporation get factorized and what are the different factors that affect the rate of evaporation? What are the different factors that affects the rate of evaporation. Evaporation के रेट को कौन कौन जो है वो अफेक्ट करते हैं. So this was the first question. ये फर्स्ट क्वेश्चन है एंड ऑब्वियसली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. सो हियर आई हैव मेक अ चार्ट. मैंने एक छोटा सा चार्ट बना रखा है. यू विल रीड इट एंड यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली. देखो, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है? ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया बढ़ा दिया. सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब, मान लो कि सिंपल सी बात समझेंगे हम आप लोग. सपोज आई हैव केप्ट सम हॉट वाटर इन ए ग्लास and the same hot water on a plate. प्लेट में भी पानी डाला, गर्म पानी, और उतना ही गर्म पानी हमने ग्लास में भी डाला. बताओ किसमें ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा पानी? प्लेट में. ये तो जाहिर सी बात है, सबको समझ में आ गया. प्लेट में जल्दी ठंडा होगा. क्यों? प्लेट में इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, बहुत तेजी से ये हीट रिलीज करेगा और हीट रिलीज करने के दौरान ये ठंडा हो जाएगा. सही बात है ना? बट ग्लास में इसका सरफेस एरिया बहुत कम था और इसकी वजह से ये हीट का जो रिलीजिंग था ये बहुत धीरे धीरे निकल रहा था. दैट्स व्हाई द कूलिंग प्रोसेस इन द ग्लास इज लेस और द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लेस इन ग्लास विद कंपेयर टू द प्लेट. प्लेट के मुकाबले इसमें कम होता है. सो बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, इफ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया, द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज. And this is the reason the particle have more space. Particle के पास बहुत ज्यादा स्पेस आ जाएगा and thus they evaporate easily. और वो क्या करेंगे? वाटर के सरफेस को, लिक्विड के सरफेस को छोड़ करके वो फटाफट बाहर की तरफ निकल जाएंगे. The particles goes out of the liquid because it get a sufficient amount of heat and that sufficient amount of heat help them the particle to escape out the liquid. उस सारे उस हीट के वजह से, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो आराम से निकल जाए. यहाँ पे रीजन बहुत क्लियरली लिखा हुआ है बेटा. यू कैन राइट द आंसर फ्रॉम हियर. सो द पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस. पार्टिकल्स के पास काफी स्पेस आ जाएगा एंड दस कैन इवेपोरेट इजीली. और छोटे से ग्लास में पार्टिकल बहुत कंजेस्टेड एरिया में थे और बड़े से थाली में पार्टिकल्स बहुत स्पेसेस में आ गए और उनको निकलने का चांसेस बहुत ज्यादा मिल गए. होप यू अंडरस्टैंड. सबको समझ में आ गया होगा? वेरी गुड, वेरी गुड. और भी दिखा दो भाई सबको. यहाँ हाँ दिखा दो बस. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीज इन टेम्परेचर. ऑब्वियसली वी नो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस एंड इट ऑब्वियसली cause the increase in the rate of evaporation. समझ में आ गया? एक मिनट बेटा, थोड़ा सा इसको सेट कर रहे हैं. ओके. सो दिस वाज आवर सेकंड नंबर टॉपिक. ये हमारा सेकंड नंबर टॉपिक था. क्या था? इंक्रीज इन टेम्परेचर. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी ऑब्वियसली इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ जाएगा. रीजन क्या है? ड्यू टू हीटिंग करने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो पार्टिकल बहुत तेजी से भागने लगेंगे और पार्टिकल बहुत तेजी से भागने लगेंगे तो ऑब्वियसली वो escape out भी होंगे, सरफेस से निकल जाएंगे बाहर. Now another topic is topic number 3, that is increase in humidity. Suppose if there is a humid environment outside the substance that is heated,
मान लो कोई चीज गर्म कर रहे हैं हम, या फिर रूम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, हाँ, और बाहर में ऑलरेडी हवा में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, किस चीज के, वाटर पार्टिकल्स हैं या लिक्विड के पार्टिकल्स है या ह्यूमिडिटी है, वाटर पार्टिकल्स हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा ह्यूमिड है एरिया, और यहाँ से पार्टिकल्स निकलना भी चाह रहा है, तो चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में या फिर बोल सकते हैं गैसियस फॉर्म में, तो वो क्या होगा, ये इसको उतना स्पेस हवा में नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है, ये बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, क्योंकि ऑलरेडी हवा में पानी है, तो पानी के निकलने का जो रेट होगा, यानी इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो स्लो हो जाएगा। समझ में आ गया, सबको समझ में आया, एवरीवन अंडरस्टूड? सो द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इफ द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, फिर से इफ द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, यदि ह्यूमिडिटी बढ़ा दिया, ह्यूमिडिटी बढ़ाने का मतलब बाहर में पार्टिकल्स, हवा में जो है वो लिक्विड के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो इधर से पार्टिकल्स निकलने का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बाहर में ऑलरेडी है और वो एयर को सैचुरेट करके रख रहे हैं, सैचुरेट एयर में ऑलरेडी वाटर है, तो ये जो वाटर है वो बहुत धीरे धीरे आएगा, ठीक है, और बहुत स्लो आएगा, तो रेट ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है तो पार्टिकल को यहाँ पे अरेंज होने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। समझ में आया? वाटर कंटेंट इन द एयर इंक्रीजेस, सो द इवेपोरेशन डिक्रीजेस, यही तो लिखा हुआ है रीजन, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब मान लो कि यहाँ पे कोई लिक्विड है, सपोज दिस इज अ लिक्विड, और ये लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, मान लो हवा जो है बहुत तेजी से बह रहा है, इफ द विंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट, द ब्लोइंग एयर ऑब्वियसली टेक आउट द पार्टिकल्स वेरी फास्ट, अपने साथ हवा, ये जो विंड, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इस लिक्विड के पार्टिकल्स को अपने साथ बहुत तेजी से बहा के लेके चला जाएगा, तो इसलिए द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, बहते हुए हवा में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बहुत तेजी से इवेपोरेट करेगा। इसीलिए पंखा के नीचे जब हम किसी चीज को रखते हैं तो वो बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे विंड स्पीड ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? सो इट इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्या लिखा हुआ है, वाटर वेपर आर ब्लोइंग अवे बाय द विंड अलाउ मोर इवेपोरेशन, हवा जो है बहुत तेजी से चीजों को अलाउ करता है इवेपोरेट करने के लिए। सो इन दिस वे these are the most important question and obviously many question is asked by this। कई बार बोला जाता है कि एक लोग हैं, बहुत पुराने लोग भी, अभी भी बहुत लोग पीते हैं, कि कप में चाय पीने से ज्यादा पसंद करते हैं प्लेट में डाल के चाय पीना। क्यों? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ताकि वो सरफेस एरिया बढ़ा दें, और सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा और वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, वो जल्दी कूल हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरह से यदि मान लो कि बोला जाता है कि बारिश के मौसम में कपड़े जल्दी क्यों नहीं सूखते, जबकि ऑलरेडी धूप निकला हुआ है। इफ देयर इज अ सनी डे इन द रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में सनी डे है, सनी डे का मतलब क्या हुआ, सूरज निकला हुआ है, इसके बावजूद कपड़ा बहुत धीरे धीरे सूख रहा है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो गया, और इवेपोरेशन डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन डिक्रीज होने कपड़ा नहीं सूखेगा जल्दी, हाँ, जल्दी सूखेगा नहीं। इसी तरह से जब हम पसीने से लथपथ होते हैं तो क्या होता है, जब हम पसीने से लथपथ होते हैं तो पंखा के नीचे बैठते हैं, और पंखा के नीचे बैठते हैं तो हमें बहुत आराम फीलिंग होता है, वी गेट वेरी कंफर्टेबल, वी फील वेरी कंफर्टेबल व्हेन वी सिट अंडर द फैन। हम फैन के नीचे बैठते हैं तो बहुत आराम महसूस होता है। व्हाट इज द रीजन? क्यों आराम महसूस होता है भाई, क्यों आराम महसूस होता है? उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि पंखा के कारण, विंड स्पीड के कारण क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है, और इवेपोरेशन क्या कर देता है, कूलिंग इफेक्ट करता है। इसके आगे वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। सो दीज आर द मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी अराइजन फ्रॉम दिस फैक्टर। ये जो मैंने जितना भी क्वेश्चन पूछा ये सब फैक्टर से रिलेटेड है, एंड ऑब्वियसली इट कैन बी आस्क्ड, तो आपको इस फैक्टर के आधार पे ही आंसर्स देने हैं। अंडरस्टूड? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, गिविंग यू सम क्वेश्चंस ओवर हियर, नोट इट डाउन, क्वेश्चन नोट कर लेंगे फटाफट।
पहला क्वेश्चन, व्हाई डज द cloth why does the cloth not dry quickly in the sun on rainy days? ठीक है, फिर why does the wet cloth become dry when it is kept in under the fan, running fan, under the running fan के नीचे जब कपड़ा भीगा हुआ कपड़ा रहता है तो सूख कैसे आता है? रनिंग फैन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। सेकंड द रिपीट क्वेश्चन नंबर, आपके यहाँ पे लिखा हुआ था नेक्स्ट, नोट कर लिया आप लोगों ने? एवरीवन नोटेड? यस सर। जिनको दिक्कत हो वो थोड़ा सा यूट्यूब चैनल वगैरह देख। नाउ लिसन, सुनो ध्यान से। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड। मैं क्वेश्चन ऑफ ट्विस्ट करके आप लोगों को दूंगा। मैं आई एम गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। अभी तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नोट करेंगे। हाउ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग का इफेक्ट कैसे आता है? तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अपनी भाषा में, उसके बाद फिर जो है किताबी भाषा पढ़ेंगे हम लोग। चलिए इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इसको समझते हैं हम लोग। देखो कूलिंग का इफेक्ट कैसे होता है। जैसे मान लो कि ये आपके घर के सामने का जमीन है एंड यू आर लिविंग हियर, ये आपका घर है, ओके, एंड इट बिकम वेरी हॉट ड्यू टू सन के कारण बहुत गर्म हो गया है। एंड एट द इन द इवनिंग के टाइम में योर फादर और समवन एल्स इज स्प्रिंकलिंग सम कोल्ड वाटर ऑन इट। ठंडा पानी आप छिड़क दिए। व्हाट हैपेंस विद दिस कोल्ड वाटर? द कोल्ड वाटर टेक द हीट फ्रॉम आउटसाइड, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है बाहर से चारों तरफ से, और एब्जॉर्ब करके इट कन्वर्ट इनटू और यू कैन से इट कन्वर्ट इनटू वेपर बन के उड़ जाता है एंड गिव अ कूलिंग इफेक्ट देयर। वहां का सारा हीट चूंकि लेके चला गया तो वो एरिया जो है उत्तराखंड का जो एरिया है वो क्या हो गया? ठंडा हो गया। सिमिलरली इफ द अदर ड्रॉपलेट इज ओवर हियर, दूसरा ड्रॉपलेट जो यहाँ मौजूद था इसने भी वही किया। ये भी क्या किया? चारों तरफ का हीट लेकर के इवेपोरेट होकर के उस जगह को वहां से उड़ के चला गया, तो उस जगह को ठंडा कर दिया। इस तरह से ठंडा जो है, मतलब जो इवेपोरेशन है वो कहीं ना कहीं ठंडे से कूलिंग इफेक्ट से रिलेटेड होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? ये मैंने बहुत सिंपल फेनोमेनन बताया आप लोगों को। कुत्ता को आप लोगों ने देखा होगा, डॉग। आई होप यू हैव ऑलरेडी सीन द डॉग। आई होप। राजकुमार बेटा क्वेश्चन तो मेरे को याद नहीं है। ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू गिव यू क्वेश्चन। ओके राजकुमार, डोंट वरी। एंड उत्सव, नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, यूट्यूब का आपको लिंक मिल जाएगा। यू कैन एक्सेस द क्वेश्चन फ्रॉम देयर एंड यू कैन एक्सेस ऑल द थिंग्स फ्रॉम देयर। ओके, आप लोगों का जो पीएमटी एक नोटिस आ गया है। यस सर। योर पीएमटी इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 1 जुलाई। 1 तारीख से आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो वट एवर इट हैज बीन टॉट, जो भी पढ़ाया गया है फ्रॉम देयर द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो आप लोगों को आज नोटिस मिल जाएगा इससे रिलेटेड। यहाँ पे नोटिस डायरेक्टर सर ने भेज दिया है। ठीक है, आई एम गोइंग टू सेंड यू ऑल। मैं कह रहा था आप लोग तैयारी करते रहो। यू हैव अ वेरी लेस अमाउंट टाइम राइट नाउ, बहुत कम समय बचा है, आप लोग प्रिपरेशन में लग जाओ। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन यूज द एनर्जी फ्रॉम ऑफ द लिक्विड। इवेपोरेशन जो है लिक्विड के अंदर जो एनर्जी होता है उसको यूज करता है। देयरफॉर द पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग।
आसपास का जितना भी एनर्जी होता है उसको वो एब्जॉर्ब करके निकलता है आसपास से। जैसे कि मैंने बताया लिक्विड वाले केस में वो क्या कर देता है, आसपास का जितना हीट था एब्जॉर्ब करके अपने काइनेटिक एनर्जी को गेन किया, काइनेटिक एनर्जी को गेन किया और काइनेटिक एनर्जी को गेन करके क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को गेन किया और काइनेटिक एनर्जी को गेन करके उसने क्या किया, इवेपोरेट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी गेन करने के लिए उसको हीट चाहिए ही, मान लो ये पानी था, काइनेटिक एनर्जी गेन करने के लिए उसको हीट चाहिए, तो वो सारे हीट को कहां से एब्जॉर्ब किया, अपने आसपास के अपने सराउंडिंग के हीट को लिया और हीट को लेकर के वो क्या किया, इट कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर एंड फ्रॉम देयर इट गेट इवेपोरेटेड। सो द सेम फेनोमेनन हैज बीन रिटन ओवर देयर, यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई हैं। नाउ सी द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन यूज द एनर्जी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल के अंदर जो सराउंडिंग में एनर्जी है उसी को, उस एनर्जी को ही वो यूज कर रहा है। एंड द पार्टिकल एब्जॉर्ब द एनर्जी, पार्टिकल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया फ्रॉम द सराउंडिंग इन ऑर्डर टू कंपनसेट द एनर्जी दैट इज बीइंग लॉस्ट। जितना भी ये एनर्जी यहाँ से लॉस्ट हुआ उसके कारण क्या हुआ, वो एनर्जी जो लॉस्ट हुआ उसके कारण क्या हुआ, वो कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, इट गिव्स द कूल्ड इफेक्ट। ठीक है, एट बीइंग लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन दिस रिजल्ट इन द कूलिंग ऑफ द सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरिया में कूल है। ये मैंने समझा दिया, देखो ये हाई एनर्जी इवेपोरेटिंग, मीडियम एनर्जी एंड लो एनर्जी रिमेन इन द लिक्विड। ये सेम फेनोमेनन यहाँ पे लिखा हुआ है। सो होप यू हैव गॉट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सबको समझ में आया? जस्ट शो योर हैंड, सब कोई अपना हैंड शो करेंगे, शो योर हैंड। इत्तेसामुद्दीन, कैसे क्या होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाद में दी जाएगी, अभी तो बस ये किया जा रहा है कि पीएमटी लिया जाएगा, यानी कि प्री मिड टर्म लिया जाएगा, क्योंकि अभी सबका सब जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के पहले के लिए एग्जामिनेशन पे ही डिपेंडेंट है। यानी कि लास्ट जो क्लास 10 का एग्जाम था हम लोगों ने लिया था, उसी के आधार पर हम लोगों ने उनका रिजल्ट दिया। अभी कब तक ऐसा चलेगा नहीं चलेगा इसके बारे में हम नहीं बता सकते, इसीलिए ये जो हम लोग एग्जाम ले रहे हैं इसके आधार पर आपका रिजल्ट अच्छा हो, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 9th क्लास में भी बोर्ड होगा, 10th में भी बोर्ड होगा, 11th में भी बोर्ड होगा, 12th में भी बोर्ड होगा। इस 4 सालों के लिए एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबको, जितने जो भी बच्चे क्लास 9 में एडमिटेड है अब वो सिर्फ 12th क्लास में ही बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, तो सारे क्लासेस में जो जो क्लास होगा सारे क्लासेस में वो लोग का बोर्ड टेस्ट होगा, और बोर्ड टेस्ट का जो भी नंबर जाएगा, जो भी मार्क्स जाएगा, वो किसके आधार पे जाएगा, उन लोगों का जो लास्ट परफॉर्मेंस था उसके आधार पे जाएगा। और कोई भी स्कूल इस बात में कोताहित नहीं बरतना चाह रही है। एवरी स्कूल वांट टू take the test and take the performance of the student, and from that performance they give the result of the student। जो भी स्टूडेंट लोगों का रिजल्ट हो रहा है वो उसी आधार पे दे रहे हैं, ताकि बच्चे लोगों को कोई कमी महसूस ना हो। समझ में आ गया सबको? कि ऐसा ना लगे कि मेरा नंबर जो है कट गया, मैं और अच्छा कर सकता था, लाइक दिस। तो अभी जो भी आप लोगों को करना है ये इसी एग्जाम में कीजिए, क्योंकि यदि मान लीजिए अगले 6 महीने में टेस्ट नहीं होता, एग्जाम नहीं होता, तो जो भी आप लोगों ने अभी दिया है पीएमटी और मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वही रिजल्ट जो है वहां फोरकास्ट करेगा, और आपका जो रिजल्ट होगा वो 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का, वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिजल्ट होगा और आप प्रोग्रेस में रहोगे। जो लोग इस टेस्ट को अवॉइड करेंगे उनको तो भाई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ऑनलाइन ही होगा वो, देखते हैं। अभी तो स्कूल में आने का चांस नहीं है। कौन लिख रहा है ये क्वेश्चन? कल्पना सोनी। ये ऑनलाइन ही होने वाला है, अभी तो फिलहाल जो है नहीं लग रहा है कि ऑफलाइन टेस्ट होंगे। देखते हैं, जो प्रोग्रेस होगा वो बताया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, स्वाति गुप्ता। अच्छा अच्छा, स्वाति गुप्ता है, चलो ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा सही देखेंगे फटाफट। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जस्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम एग्जांपल। आवर पाम फील कूल व्हेन वी पुट सम एसीटोन। एसीटोन का मतलब जानते हो, नेल पॉलिश होता है ना, नेल पॉलिश, कई बार नेल पॉलिश में जो लिक्विड डालता है, जो थिनर होता है नेल पॉलिश के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। वो ये नेल पॉलिश को हटाने के लिए, नेल पेंट को हटाने के लिए भी हम लोग एसीटोन का यूटिलाइजेशन करते हैं। कई बार आपको इंजेक्शन देने के लिए यहाँ जो लगाया जाता है स्पिरिट, है ना, मिथाइलेटेड स्पिरिट लगाया जाता है इंजेक्शन देने के लिए, वो भी क्या होता है, वो भी आपको कूलिंग इफेक्ट देता है ना। जो नाखून में पॉलिश लगाते हैं उसमें भी कूलिंग इफेक्ट होता है। वो किसके वजह से होता है? वो होता है आपके एसीटोन की वजह से। और जब हम एसीटोन लगाते हैं तो आपको कैसा ठंडा ठंडा महसूस होता है ना, क्यों महसूस होता है?
क्योंकि वो आपके बॉडी टेम्परेचर से सॉरी, आपके बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके बॉडी टेम्परेचर को लेकर के वो इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होने के बाद आपको कूलिंग इफेक्ट देता है। समझ में आया? क्योंकि उसका इवेपोरेशन जो है वो 30 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड में ही वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। आप इधर आपका बॉडी उसको कितना प्रोवाइड कर रहा है, टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। समझ में आया ना? तो जब चीजें इवेपोरेट होती हैं तो ठंडक का एहसास कराती है। गुड गुड, वेरी गुड। पीपल स्प्रिंकल वाटर, ये तो मैंने बता दिया, ये इससे क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाई डज पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर रूफ और ग्राउंड ऑन द सनी डे। तो क्यों डालते हैं? खाली इसका आंसर टू कूल द एरिया नहीं होगा, आप पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा जैसे मैंने बताया था। व्हेन दे स्प्रिंकल द वाटर, द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब द heat from the surrounding and get evaporate and thereby it gives the cooling effect। समझ में आ गया? वो आसपास का जितना भी हीट है उसको एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं और वहां पर कूलिंग इफेक्ट देते हैं। तो ये क्वेश्चन है, व्हाई डज पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर रूफ और ग्राउंड ऑन सन्नी डे। जब धूप का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो उस समय वो क्यों पानी का छिड़काव करते हैं घर के आसपास। अब आता है, वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर इन शोशर देन द कप। ये भी क्वेश्चन था ना, मैं बोल रहा था ना कप वाला। व्हाई डू वी एबल टू सिप द, चाय जो है वो कप से ज्यादा प्लेट में पीना बड़ा आरामदायक महसूस होता है, कंफर्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है तो कूलिंग हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है तो पीने में मस्त मजा आता है भाई। समझ में आ गया ना? एक और क्वेश्चन देखो, दागा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है, व्हाई पीपल वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। ये तो हम लोग क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं भाई साहब। व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। समर के सीजन में हम लोग वाटर ये क्यों पहनते हैं? अरे जानवी कुमारी, डोंट वरी बेटा, स्टूडेंट न्यू है या पुराना है उससे कोई मतलब नहीं है, इस बार टेस्ट देना है बस, इसका अपने दिमाग में ये डाल लो। ये जो टेस्ट दोगी ये आपका ऑटोमेटिकली एक डाटा तैयार हो जाएगा कि आप कितना मार्क्स लेके आ सकते हो, आप कितना परफॉर्म कर सकती हो, और उस परफॉर्मेंस के आधार पे ही आपका रिजल्ट तैयार होगा। डोंट वरी, आप अपने आप को प्रिपेयर करो फॉर दिस टेस्ट। समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं? कॉटन क्लोथ तो पहले पोरस होता है, पोरस होता है मतलब उसमें हवाएं हवा निकलने का, आसपास आर पार जाने का जगह होता है। वो क्या कर देता है, इधर से हमारे बॉडी से जो गर्म हवाएं होती हैं उनको निकलने देता है, उनको रोकता नहीं है। और जब पसीना होता है हमारे बॉडी में तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और पसीना हो जाता है तो वो क्या होता है, बाहर के सरफेस पे वो उसको पसीने को इवेपोरेट करता रहता है और हमें कूलिंग इफेक्ट देता रहता है। तो कॉटन क्लॉथ में दो तरफा फायदा है, एक कि उसके अंदर में पोरस है, हवा जाने का जगह है, इसलिए बाहर का इन्वायरमेंट यदि ज्यादा हवादार है तो अंदर में भी हम कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। और जनरली यदि मान लीजिए हम स्वेटिंग करते हैं, एट दैट टाइम द स्वेट इज एब्जॉर्ब बाय द कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ क्या करेगा, उस स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा एंड गेट इवेपोरेटेड इट, और उसको इवेपोरेट कर देगा, एंड देयर बाय इट गिव द कूलिंग इफेक्ट इन आवर इनसाइड ऑन आवर बॉडी। बॉडी को हम लोग क्या कैसा महसूस करेंगे, कूलिंग इफेक्ट महसूस करेंगे। ओके, These things has been mentioned over here. Very good. सबको समझ में आ रहा है, और अच्छा बच्चों। So it is written here, when we perspire, perspire मतलब हम लोग जो sweating करते हैं, more in the summer, when we sweat more in the summer, as the sweat evaporate, जैसे ही sweat evaporate होता है, it takes the energy from our body, हमारे body की गर्मी को लेकर के वो evaporate होता है ना, और body surface and keep our body cool, और हमें ठंडक का एहसास कराता है। कॉटन कैन एब्जॉर्ब द स्वेट इजिली। कॉटन जो रुई है, ऑब्वियसली जो सूती वस्त्र है, इट एब्जॉर्ब द स्वेट, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लिया इजिली एंड इवेपोरेट इट, और उसको एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट कर देते हैं, एंड ऑब्वियसली इट आल्सो गिव द सेम सेंसेशन ऑफ कूलनेस, वो भी कूलनेस का सेंसेशन देता है। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन इज हियर, एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, why water droplet appear on the surface of glass which is kept in cold, ice cold water. Suppose there is a glass and you kept
freeze water or water at 0 डिग्री और 4 डिग्री और बर्फ ही डाल दिया इसके अंदर, क्या करते हैं, पानी लिया आपने, पानी लेकर के आपने बर्फ डाल दिया, what will happen? After some time you will see a lots of water droplet on the surface of the water, sorry, surface of the glass. Glass के surface पे आपको बहुत सारा water droplet दिखेगा. What is the reason? The water vapor that is present surrounding the glass, when come in contact with the cold surface of the glass, it regain the, sorry, it evaporate or it give out its temperature, or it give out its kinetic energy and convert into liquid. मतलब वाटर ड्रॉपलेट जो है, जो वाटर वेपर के फॉर्म में मौजूद है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जैसे ही वो ठंडा के संपर्क में आता है काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है और वो क्या बन जाता है, वाटर ड्रॉपलेट बनके, वाटर वेपर जो है वाटर ड्रॉपलेट बनके उसके सरफेस पे स्टिक हो जाता है. वही बात लिखी होगी, देखो यहाँ पे, देयर आर द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर when they come in contact with the wall of the glass that has a ice cold water in condensation होता है, देखो condense हो गया. As a result, their state changes and the gaseous feature of the liquid change into tiny water droplet. समझ में आ गया होगा? It's very easy. I hope everyone know the answer. मुझे पता था कि बहुत लोग जानते थे. What are the different states of matter? नोट करेंगे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बच्चे जानते हैं कि 3 ही स्टेट होता है, लेकिन जनरली 3 स्टेट तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. तो क्लास 9 में कुछ स्पेशल पढ़ना है ना, तो 2 मोर स्टेट है ना, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टाइन कंसंट्रेट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट आर द मेन 5 स्टेट्स ऑफ मैटर? कौन कौन सा स्टेट है भाई? फर्स्ट स्टेट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, that was already known to us. Now the fourth one is plasma state and the fifth one is Bose-Einstein condensate. चलो अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके. हमारे पास 5 मिनट बचा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 5 स्टेट्स हैं. ये आपको को लिखना भी है कौन कौन सा स्टेट है, ठीक है. यहाँ 5 स्टेट्स हमें दिखाई दे रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्लाज्मा, क्योंकि ये बाकी 3 के बारे में तो आपने पढ़ लिया. दूसरे किसके बारे में पढ़ लिया? सॉलिड के बारे में काइनेटिक थ्योरी के आधार पर आपने पढ़ा, लिक्विड के बारे में पढ़ लिया, गैस के बारे में पढ़ लिया. अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में. यस, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे. सो प्लाज्मा स्टेट क्या है? व्हाट इज प्लाज्मा स्टेट एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ द प्लाज्मा स्टेट? ओके, देखिए प्लाज्मा, प्लाज्मा नाम से समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं लिक्विड है ना. प्लाज्मा, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच the particles are super excited and super energetic, है ना, and they are in ionized gas. सारे के सारे पार्टिकल आयनाइज है ना, बहुत तेज गर्मी के वजह से बोल सकते हैं, वो एकदम आयन के फॉर्म में है, और इतने आयन के फॉर्म में है कि वो ऐसे पानी की तरफ फ्लो हो रहे हैं, प्लाज्मा की तरह दिख रहे हैं. आप लोगों ने प्लाज्मा टीवी के बारे में पढ़ा होगा. इवन कई बार आप लोगों ने वो बाहर में देखा होगा, कोई बड़े बड़े ज्वेलर्स का नाम नहीं होता है, जेके ज्वेलर्स, समथिंग ज्वेलर्स, उसमें ऐसे टेढ़ा टेढ़ा पाइप बना करके ट्यूब गया हुआ है पाइप का, और उसमें गैस भरा हुआ है और वो डिफरेंट कलर में जल रहा है और इमिटिंग कर रहा है लाइट को, है ना, देखिए ना आप लोग. तो उसमें क्या डाला जाता है? आयनाइज्ड गैस डाला जाता है, और वो क्या क्रिएट करता है? प्लाज्मा क्रिएट करता है. सो इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर. एक मैटर का वो स्टेट है जिसमें आपको जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो बहुत सुपरली एनर्जेटिक मिलेंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, और इतने एक्साइटेड होंगे कि वो आयनाइज फॉर्म में होंगे. यानी कि आयन कब बनता है कोई पार्टिकल? सपोज ये सोडियम है, मान लो मैं सोडियम के बारे में बात कर रहा हूँ. जब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसके अंदर, या तो निकल जाए नहीं तो आ जाए. जैसे सोडियम में तो आता नहीं है, सोडियम में तो निकलता है. इफ एन इलेक्ट्रॉन इज donated or received in the same condition, due to exchange of the electrons it become ionized. या तो पार्टिकल्स बहुत इतना गर्म हो गया कि वो आयनाइज हो गया है. फॉर एग्जांपल फ्लोरेसेंट ट्यूब जो आपके घर में जो ट्यूबलाइट वगैरह है, नियॉन बल्ब, ये सब जो है प्लाज्मा का बहुत जीता जागता एग्जांपल है, ठीक है. नाउ द नियॉन बल्ब कंटेन नियॉन गैस. नियॉन बल्ब में जैसे लिखा हुआ है फलाना ज्वेलर्स, ऐसे लिखा हुआ है फलाना ज्वेलर्स,
तो इसमें ट्यूब बनी हुई है पतली पतली, और इसमें कौन सी गैस भरी हुई है? नियॉन गैस भरी हुई है। और नियॉन गैस भरने के कारण क्या हो रहा है? ये फ्लोरेसेंट है, बहुत अच्छा कलरफुल लाइट दे रहा है। कैसा कलर दे रहा है देखते हैं। सब अलग अलग गैसेस का, जितने भी गैसेस है ना उनका अलग अलग कलर है। तो नियॉन बल्ब कंटेन नियॉन गैस and there is another gas such as helium in the fluorescent tube. Electric is passed in the tube or the bulb. These gases get ionized. जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो वो गैस क्या हो जाता है? आयनाइज हो जाता है। और गैस जब आयनाइज हो जाता है तो वो ग्लो करने लगता है, ठीक है ना। और इसमें एक प्लाज्मा क्रिएट करने लगता है, प्लाज्मा बना देता है, जिसके कारण वो जो है ग्लो कर रहा है, ठीक है। ये बहुत जीता जागता एग्जांपल है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। इवन इनफैक्ट बहुत बड़ा फैक्ट दे रहा है। इनफैक्ट द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा। सन और स्टार भी प्लाज्मा के कारण ही ग्लो करते हैं। नियॉन बल्ब एक तरह का बल्ब है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। नियॉन बल्ब एक बल्ब है जो जिसके अंदर नियॉन गैस भरा रहता है। सिंपली आपके पास ये जो मरकरी वाला जो आता है ना आपके घर में जो लगा हुआ है ये ट्यूबलाइट, उसमें भी गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग गैस को भरेंगे तो अलग अलग कलर आएगा। कई बार आप लोगों ने ट्यूबलाइट देखा होगा ग्रीन कलर का, कई बार देखा होगा पिंक कलर का। ये सब अलग अलग गैस भरे होते हैं। कौन सा गैस किस जगह पे है ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। इसके वजह से क्या होता है, वो एक प्लाज्मा क्रिएट करता है, प्लाज्मा बनाता है, जिसके कारण वो फ्लोरेसेंट है, वो जल रहा है, वो इमिट करता है लाइट। समझ में आया मेरी बात? आप लोग एक बार इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन सा जो है किस किस कलर में जलता है, ठीक है। तब अलग अलग कलर डाल डाल करके ये जो जितने भी तरह के छोटे छोटे लाइट बनाए जाते हैं डिफरेंट कलर के, वो इसी तरह के गैसेस को डाल के बनाए जाते हैं। इवन सन जो ग्लो कर रहा है और स्टार भी ग्लो कर रहा है, वो किसके वजह से ग्लो कर रहा है? प्लाज्मा के वजह से ग्लो कर रहा है, ठीक है। टाइम खत्म हो गया, ये लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है। सो नोट डाउन द क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मा स्टेट? व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मा स्टेट? प्लाज्मा स्टेट, give some example, give some example। फिर ये वाला क्वेश्चन, how does sun and the star glow? Star glow। आज तक के लिए बेटा इतना ही, फिर बाद में बात होगी, कल भी करेंगे। तो ये हम लोग क्वेश्चन